Hello everyone, welcome to Nishastra channel. My name is Nishant Gupta and टुडे हमारी बेसिक एंड लॉजिक बिल्डिंग स्टेप 1 जो था हमारा उसका लेक्चर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को सीखेंगे। बेसिकली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि कोडिंग के वक़्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे, ठीक है? अगर हम किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो फिर जो इंटरव्यूअर है, जो भी कोड हम लिखते हैं उसको जज करने का सिर्फ़ एक यही एक पैरामीटर है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस चीज़ में काम आती है और उसी के बेसिस पे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने कोड को, ठीक? एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम सबसे ऑप्टिमाइज़्ड वाला कोड लिखें, जो कि सबसे मिनिमम टाइम में एग्ज़ीक्यूट हो जाए और सबसे मिनिमम मेमोरी को ऑक्यूपाई करे, ठीक? तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट इक्वल टू टाइम टेकन बाय आवर कोड। तो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अगर टाइम टेकन जो कोड हमारा जितना टाइम ले रहा है एग्ज़ीक्यूट होने में, अगर वो नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अज़्यूम आई हैव अ पीस ऑफ कोड व्हिच टेक्स 2 सेकंड टू रन इन विंडोज़ लैपटॉप एंड 1 सेकंड टू रन इन मैकबुक, ठीक है? सो टाइम टेकन बाय पर्टिकुलर कोड डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द रेट एट व्हिच टाइम टेकन इंक्रीज़ेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज़। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। सपोज़ करो कि हमारे पास एक कोड है, ठीक है? हमने एक एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, उसका हमने एक कोड लिख रखा है और वही कोड को जब मैं विंडोज़ के लैपटॉप पे रन करता हूँ, कोई पुराना विंडोज़ का लैपटॉप है, तो फिर वो ना रन होने में सिर्फ़ 2 सेकंड लेता है वहाँ पर, ठीक है? एग्ज़ीक्यूट होने में। और अगर उसी उसी कोड को, सेम कोड को मैं मैकबुक में रन करता हूँ, कोई न्यू मैकबुक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशंस हाई है, वो उसको एग्ज़ीक्यूट होने में सिर्फ़ 1 सेकंड लेता है। सो टाइम जो यहाँ पे कोड मेरा पर्टिकुलर कोड जो जितना भी टाइम ले रहा है, ये लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। सो फर्स्ट थिंग ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टेकन बाय आवर कोड नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे, जो भी हमारे लैपटॉप्स कितना हाई प्रोसेसर है, कितनी स्पीड है उसकी, उसके बेसिस पे टाइम लेता है हमारा कोड रन होने में, ठीक है? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या फिर, अगर वो टाइम टेकन बाय आवर कोड नहीं है? तो यहाँ पे एक लाइन आ जाती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द रेट एट व्हिच टाइम टेकन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। सपोज करो पहले मेरे पास एक इनपुट दे रखा है, जैसे कि हमने एरे के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्ट्रिंग के कर रहे हैं, तो एन सपोज, ठीक है? एन मैं उसमें साइज लेता था कि एरे की कितनी लेंथ लेनी है, तो एन मेरे पास इनपुट सबसे पहले मैंने ले लिया, सपोज करो 2, कि 2 लेंथ की एरे, फिर 5, ठीक है? फिर 6, फिर 10, फिर 100, 100 लेंथ की एरे, फिर 1000, 10,000, ऐसे करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है, वो हमारे इनपुट साइज़ के रिस्पेक्ट में रेट होता है, जो कि अगर जितना मेरा इनपुट साइज़ बढ़ता जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मेरा कोड कितना टाइम ले रहा है, उसको मैं कहता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस ग्राफ की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम है, बस एज़्यूम कर लो कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमारे इनपुट साइज़ेज़ है और ये मेरा टाइम टेकन है। जब मेरा इनपुट 0 था, तो 0 सेकंड लिया उसने, ठीक है? इनपुट में मैंने दे दिया 10, जैसे एरे का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमने लेंथ का ले लिया, ठीक है? जब मैंने 10 लेंथ की एरे बनानी थी, एन का इनपुट मैंने 10 ले लिया साइज़ का, तो वो 2 सेकंड ले रहा है। 20 लिया तो 4, 30 लिया तो 6, 40 लिया तो 8, सी। तो ऐसे करके ये जो थीटा एंगल बन रहा है इनके बीच में, टाइम टेकन वाले के बीच में और इनपुट साइज़ के बीच में, ये होता है रेट ऑफ इंक्रीज़। इसकी मदद से इसी रेट ऑफ इंक्रीज़ को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर में पूछे, ठीक है? कोई भी इंटरव्यू आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या टाइम टेकन बाय आवर कोड है? तो उसका आंसर देना है बिल्कुल नहीं, कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कोड हमारा टाइम ले रहा है वो नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में लैपटॉप की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? इट इज़ द रेट एट व्हिच टाइम टेकन इंक्रीज़ेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज़। ये एक रेट है जो कि टाइम टेकन इंक्रीज़ेस होता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज़, जैसे-जैसे मेरा इनपुट साइज़ बढ़ता है, ठीक है? नाउ इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल लगेगा, बाकी जैसे-जैसे हम कोडिंग में करते जाएँगे, तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग ऑप्टिमाइज़, हमारा कोड कितना ऑप्टिमाइज़ है, ये कितना अच्छा है, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? और इंटरव्यू को हमेशा जितनी भी फार्म कंपनीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, हमेशा हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि ऑप्टिमाइज़ से ऑप्टिमाइज़ कोड लिखें, कि हमारा कोड मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे, फिलहाल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक लिख रखी है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स पर्टिकुलर कोड टेक्स। सी अ, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स एक कोड ले रहा है, हम एक जनरल आइडिया देते हैं हमेशा, ठीक है? जैसे सपोज़ करो कि मैंने एक फॉर लूप रन करा i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 5 तक, और मैंने उसमें प्रिंट करा है अपना नाम, निशांत, ठीक है? तो फॉर लूप मेरा चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 बार चलेगा, ठीक है? तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम, हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, 6 बार चल रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? कि कितने स्टेप्स ले रहा है।
कैसे लिखते हैं मैं अभी सिंटैक्स बताऊँगा उसका। फिलहाल के लिए 3 रूल्स को याद रखो, ठीक है? 3 रूल्स को याद रखना है हमेशा जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है। फर्स्ट क्या है? ऑलवेज़ कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस सिनेरियो। 3 केसेज़ होते हैं इसमें भी कि सबसे जो बेकार केस है ना, उसमें हमेशा हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना है। मैं तीनों केस को समझाऊँगा अभी। फिलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अवॉइड करने हैं राइटिंग कांस्टेंट्स, ठीक है? हमेशा जैसे बहुत सारे कांस्टेंट लिखे होते हैं, कांस्टेंट जैसे कि 2, 3 जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, उनको अवॉइड करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखते वक़्त, ठीक है? इन एग्ज़ाम्पल्स को भी मैं अभी समझाऊँगा, पहले 3 केसेस देखेंगे, उसके बाद मैं इन पे वापस आऊँगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट, अवॉइड लोअर वैल्यूज़। जैसे कि बहुत सारी बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? और उसमें कुछ लोअर वैल्यूज़ भी ऐड ऑन हो रही है, ठीक है? जैसे सपोज़ करो कि 10 की पावर 15 है एक नंबर, अब 10 की पावर 15 तो बहुत ज़्यादा हो गया और उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ 10 की पावर 3, 1000 को ऐड कर रहा हूँ 10 की पावर 15 में। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 15 में ऐड होने से कोई सिग्निफिकेंस दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि नंबर तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो हम लोग हमेशा जो लोअर वैल्यूज़ हैं उनको अवॉइड करते हैं लिखना, ठीक है? 3 रूल्स को याद रखना है जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो में निकालनी है। दूसरा, राइटिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को लिखना अवॉइड करना है। जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? उनको अवॉइड करना है क्योंकि वो भी कोई खास सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करते, ठीक है? थर्ड थिंग कि अवॉइड करनी है लोअर वैल्यूज़। लोअर वैल्यूज़ को भी अवॉइड करना है। सिर्फ़ हम हायर हायर वैल्यूज़ पे प्रेफ़र करते हैं। नाउ अब अब एक चीज़ इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड कितना टाइम ले रहा है इनपुट साइज़ेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, उसको हम मिनट्स और सेकंड्स में नहीं लिखते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बिग ओ नोटेशन का यूज़ करते हैं। बिग ओ नोटेशन मतलब मैं यहाँ पे देख रहे हो कि एक नोटेशन होती है यहाँ पे 3 केसेस पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इसका सिंटैक्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए 3 केसेस हैं और उनकी 3 नोटेशंस भी हैं। नोटेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। जो भी हम सिंटैक्स लिखते हैं ना, जैसे हमने मेन क्लास बनाई तो पब्लिक क्लास ये सब लिखते हैं हम लोग, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का, इंटरव्यूअर के आगे लिखने का, ये एक नोटेशंस होते हैं, मतलब सिंबल, ठीक है? अब 3 केसेस हो सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ठीक है? इसी नहीं, बेस्ट केस होता है लोअर बाउंड, व्हेन प्रोग्राम टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। जब हमारे जो भी हमने कोड लिखा है उसने सबसे कम अमाउंट का टाइम लिया एग्जीक्यूशन होने में, ठीक है? कंप्लीट करने में अपनी एग्जीक्यूशन को, उसको कहते हैं बेस्ट केस। इसी को हम लोअर बाउंड कहते हैं। इसी का अनदर नेम है लोअर बाउंड। और इसकी जो नोटेशन है सिंबल, सिंबल क्या होता है हमारा? ओमेगा, ठीक है? ओमेगा नोटेशन यूज़ होती है। पहली चीज़ यहाँ पे समझ आ गई, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, 3 केसेस होते हैं। बेस्ट केस को हम लोअर बाउंड भी कहते हैं, ओमेगा नोटेशन होती है, मिनिमम टाइम ले। सेकंड थिंग, एवरेज केस। एवरेज केस को हम टाइट बाउंड कहते हैं, ठीक है? ये बीच का केस है, जो बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है उसके बीच का केस है। इसकी नोटेशन होती है थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। व्हेन प्रोग्राम टेक्स द मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी पढ़ के कि जब हमारा प्रोग्राम कुछ मीडियम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, लाइक बेस्ट और वर्स्ट के बीच का, ठीक है? वर्स्ट केस को हम अपर बाउंड कहते हैं। ये होता है बिग ओ नोटेशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को लिखा था मैंने अपने थर्ड पॉइंट पे कि ऑलवेज़ कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन प्रोग्राम टेक्स द मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, ठीक है? अब 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 एक चीज़ इसमें ध्यान रखो मेरी बात, ठीक है? We always prefer to calculate the time complexity in worst case scenario because it is upper bound and cover all types of input sizes, and no one will ask you for the best and average case. Only remember, worst case time complexity needs to be calculated, ठीक है? एक चीज, बेस्ट केस और एवरेज केस लोअर बाउंड और टाइट बाउंड होते हैं और ओमेगा थीटा नोटेशन होती है इनकी, लेकिन हम लोग कभी भी इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैंने ये चीज़ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए बता दी है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, हम हमेशा जितनी भी कोडिंग करेंगे आगे, सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी वर्स्ट केस सिनेरियो में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस मिनिमम टाइम लेता है और ये मिनिमम इनपुट्स को कवर करके चलता है ओनली, ठीक है? एवरेज केस भी हाफ इनपुट्स को कवर करके चलता है। जैसे सपोज करो मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, ठीक है? एन अगर मैंने 5 लिया, एरे का साइज ले लिया 5, अब एरे में मैंने 5 एलिमेंट्स लिए एज अ इनपुट। एरे के एलिमेंट्स भी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। तो सपोज़ करो कोई कंडीशन है जो मेरे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सैटिस्फाई करनी है मेरे को, वो पहले 2 एलिमेंट में ही हो गई, तो वो हो गया बेस्ट केस, ठीक है? अब 5 का मिड कितना हो गया हमारा 2, 5/2, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 एज़ अ क्वोटिएंट आएगा। कुछ 3 एलिमेंट्स तक हमारा जो चला, उसने एवरेज केस हमारा कवर कर लिया। वर्स्ट केस क्या करता है, जब वो पूरा ही चले, वो सारे इनपुट्स को कवर करेगा 1 से लेके लास्ट तक जितना साइज़ है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम अगर एक चीज़ को बना रहे हैं, मैं अगर किसी
मशीन को बना रहा हूँ, ठीक है? हम अगर किसी मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो सिर्फ़ 100 यूज़र्स यूज़ कर पाएँ या फिर 200 यूज़र यूज़ कर पाएँ उसको। मैं चाहूँगा कि अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो 1 की 1 करोड़ पॉपुलेशन उसको यूज़ कर पाए। तो वर्स्ट केस को हम अपर बाउंड भी कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इनपुट साइज़ेज़ को कवर करके चलता है। इसी वजह से बस हम वर्स्ट केस सिनेरियो में हमेशा अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करते हैं, ठीक है? नाउ अब बेस्ट एवरेज वर्स्ट का मैंने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्पल दे दिया है। एक बार 2 क्वेश्चन्स हैं यहाँ पे। टारगेट सर्च इन प्रीडिफाइंड अरे एंड इवन नंबर चेक। इन दोनों को करके देख लेते हैं और इससे मैं आपको इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस समझाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ कि सिंटैक्स, बेको नोटेशन में सिंटैक्स कैसे होता है? हम कोई किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये लिखी हुई है, O(n+2), O ऑफ n, ठीक है? O बिग O लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके अंदर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिलहाल के लिए सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा था कि फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में निकालनी है, 3 रूल्स जो थे हमारे। सेकंड रूल था अवॉइड राइटिंग कांस्टेंट। अब O(n+2), अब n यहाँ पे सपोज़ मेरा 1000 है, तो 1000 में 2 ऐड करने से मेरा टाइम जो है अप्रॉक्सिमेट 1002 की जगह 1000 ही है, ठीक है? तो हम हमेशा जो कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड करना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कोई भी सिग्निफिकेंस ऐड नहीं कर रहे हैं हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है? इसी वजह से हम लोग जो O(n+2) है उसमें से +2 हटा देंगे जो भी कांस्टेंट है, आगे भी हम देखेंगे और उसको ये टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे लिख सकते हैं O ऑफ n डायरेक्ट, ठीक है? n यहाँ पे क्यों लिखा है? n जो हमारा इनपुट साइज़ है। थर्ड पॉइंट था मेरा अवॉइड लोअर वैल्यूज़। अब इफ अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे लिखी हुई है O 4n की पावर क्यूब प्लस 3n प्लस 2 और मेरा n जो है, जो इनपुट है वो मेरा है 10 की पावर 5। इतने बड़े-बड़े इनपुट भी होंगे जब हम लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? तो n की पावर है 10 की पावर 5, ठीक है? ये मेरा इनपुट दे रखा है मेरे को। अब जब मैं 10 की पावर 5 की पावर 3 करूँगा यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 10 की पावर 5, ठीक है? Now, adding 10 to the power 5 to 10 to the power 15 will not add any significance क्योंकि ये नंबर ही इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू को ऐड ऑन कर लेंगे जो इससे छोटी है वो कोई ज़्यादा खास सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करेगी। हम हमेशा अपर लिमिट्स को अपर बाउंड को प्रेफर करते हैं लिखना। सो जब हम अवॉइड करेंगे लोअर वैल्यूज़ को लिखना जो भी है यहाँ पे कांस्टेंट को लिखना 3 4 4 को भी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई O ऑफ n क्यूब, ठीक है? इससे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या-क्या देख लिया अब तक? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनिशन देख ली, ग्राफ देख लिया, रेट ऑफ इंक्रीज़ होता है इनपुट साइज़ और टाइम टेकन के बीच में। फिर हमने यहाँ पे ट्रिक देखी कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, कोई कोड हमारा कितने स्टेप्स ले रहा है। फिर हमने 3 रूल्स को समझा, उनके एग्ज़ाम्पल देखे, ठीक है? कांस्टेंट अवॉइड करने हैं, लोअर वैल्यूज़ अवॉइड करनी है। फिर 3 केसेज़ है बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट। हमेशा वर्स्ट केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में हम लोग अपनी कोडिंग को करेंगे और उसी को कैलकुलेट करेंगे। बेस्ट, एवरेज मैंने थ्योरेटिकल पर्पज़ के लिए बता दिया है बस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है टारगेट सर्च इन प्रीडिफाइंड अरे। एक पैकेज बना लेते हैं, टाइम एंड स्पेस का, ठीक है? और इसमें मेरी फर्स्ट क्लास क्या हो गई? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा टारगेट सर्च। सी मेरा क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन है कि सपोज करो मेरे को एक टारगेट इनपुट दे रखा है, एक टारगेट नंबर दे रखा है मेरे को, सपोज करो 16, ठीक है? और मेरे पास एक प्री डिफाइंड एरे है। प्री डिफाइंड एरे है मेरे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं पहले से ही, जैसे 12 23 34 16 17। अब मेरे को क्या करना है, इस टारगेट को इसमें सर्च करना है कि ये जो पर्टिकुलर टारगेट है ये इस वाली एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। बस यही कोड है और इसके केस में मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है? अब पहले इसका कोड लिख के देखते हैं कि है या नहीं है, ठीक है? तो सपोज करो सबसे पहले हम मेन फंक्शन बना लेंगे। सपोज करो मेरा जो टारगेट है वो है, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं 16, ठीक है? और एरे यहाँ पे मैं प्री डिफाइंड लेके चल रहा हूँ 12 23 34 15 और 17। सी अब सपोज करो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट था 16 और मैंने एक फ्लैग ले लिया, बूलियन फ्लैग ले लिया फॉल्स। इसका मैं लॉजिक समझाऊंगा अभी फ्लैग क्यों लिया है मैंने, ठीक है? मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन एयर डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। रन करा। अब कंडीशन क्या होगी मेरी? कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये वाला लूप मेरे को एक-एक करके एलिमेंट लाता देगा, ठीक है? हर एलिमेंट को लाएगा तो मेरे को उससे चेक करना है टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा क्या, ट्रू, या फिर प्रिंट कर दूँगा मैं येस इट इज़ प्रेजेंट और उसके बाद ब्रेक कर दूँगा। ब्रेक और कंटिन्यू को मैंने समझाया है पहले भी। ब्रेक क्या करता है, ये पूरे कंट्रोल को फॉर लूप के बाहर ला देगा।
सारे कोड के लॉजिक को ख़त्म करके जिस भी ब्रेसेस में लिखा हुआ है वो, उसके लॉजिक को ख़त्म करके कंट्रोल को आउटसाइड ले आएगा, ठीक है? और कंटिन्यू उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करता है। ब्रेक पूरा ही तोड़ देता है, जो भी जिस भी चीज़ को हम लिख रहे हैं, उसमें अगर हमने ब्रेक कीवर्ड लिख दिया बाद में, तो वो कंट्रोल पूरा ख़त्म कर देगा। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ एयर ऑफ आई मेरा इक्वल है किसके? टारगेट के। टारगेट का अगर इक्वल है, यानी जो एलिमेंट है मेरा वो इसके इक्वल है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू। रिटर्न यहाँ पे कर नहीं सकते, अभी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दो यस, ठीक है, प्रेजेंट है, और उसके बाद कर देना ब्रेक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉर लूप के बाहर आऊँगा मैं, फ्लैग को कर दूंगा यहाँ पे, जो मैंने फ्लैग लिया था ट्रू। यहाँ पे मैंने एक फ्लैग लिया था ना, कि ये फ्लैग मेरे को ये बताएगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट था या नहीं था, ठीक है। अभी फ्लैग फॉल्स है और मेरे को एलिमेंट सपोज करो मिल गया, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट करेगा यस, फ्लैग को कर देगा। मैं सिर्फ इसको फ्लैग को यस कर देता हूँ, प्रिंट को बाहर लिखता हूँ, ठीक है। फ्लैग को कर दिया मैंने ट्रू कि हाँ है, और इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप के बाहर चेक कर लूँगा कि इफ़ अगर मेरा फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट कर देना यस, ठीक है। एल्स एल्स में प्रिंट कर देना नो। अब 16 था यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि बेस्ट केस क्या हुआ यहाँ पे, बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में निकालते हैं, उसके लिए बिग ओ नोटेशन यूज होता है, ठीक है। बेस्ट केस ये 0th इंडेक्स पे चला और इसे पहली बार में ही मिल गया, टारगेट जो था मेरा वो पहली बार में ही मिल गया, और फ्लैग ने कर दिया ट्रू और ये हो गया ब्रेक, तो ये आगे चला ही नहीं। तो ये कितने नंबर ऑफ स्टेप चला, 1। बेस्ट केस में एक ही नंबर ऑफ स्टेप चला, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ 1, सही है। एवरेज केस सपोज करो 16 मेरा यहाँ पे होता, 16 होता मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे होता मेरा 12। 0 1 2 3 4, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, हाफ ऑफ द एरे, पूरी एरे का हाफ में जाके मिला है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई एवरेज में, कि ये जितने भी मेरा एन साइज था, एन मेरा यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, जो मेरा इनपुट साइज है एरे का उसको एन से सपोज कर लेते हैं, जैसे इंट साइज जो है मेरा वो है 5, ठीक है। और यहाँ पे साइज लिख दो, ठीक है। जो मेरी लेंथ है एरे की उसके आधा चला ये, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, साइज बाई 2, जो भी मेरा साइज था साइज बाई 2 हो गई। अब कॉन्स्टेंट्स को अवॉइड करते हैं, जो सेकंड रूल है मेरा, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में निकाल रहे हैं वो ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल था कॉन्स्टेंट को अवॉइड करते हैं, तो हाफ को मैं हटा सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ ऑफ साइज, ओ ऑफ साइज। ये हो गई मेरी एवरेज केस में। वर्स्ट केस में क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज करो 16 मेरा लास्ट एलिमेंट था, 16 मेरा लास्ट एलिमेंट था। अब ये फर्स्ट के लिए चला, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए नहीं मिला, 16 के लिए चला, तो इसने 16 को कंपेयर करा टारगेट से, हाँ ट्रू है, फ्लैग को कर दिया ट्रू और ब्रेक कर दिया। फिर और मैंने चेक करा फ्लैग क्या मेरा ट्रू है, हाँ प्रिंट करा, लेकिन इसने सारे के सारे स्टेप्स चले, पूरी एरे चली और लास्ट एलिमेंट मेरा 16 था। तो यानी इसको सबसे ज़्यादा स्टेप्स कवर करने पड़े। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, साइज के इक्वल, साइज के इक्वल। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ओ ऑफ साइज। साइज यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, यहाँ पे एन ले लो सपोज, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, सिमिलर है बिल्कुल इवन नंबर चेक के साथ। एक एरे दे रखी है मेरे को, और मेरे को बस ये चेक करना है कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो इवन नंबर है या नहीं है। अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। रिटर्न का मतलब मैं यहाँ पे बार बार रिटर्न इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जो हम लोग फंक्शंस बनाते हैं ना, आगे चल के हम लोग बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे। जैसे ये मेन फंक्शन है, एक मेन फंक्शन बनाना ज़रूरी होता है जावा में, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने सारा का सारा कोड जो लॉजिक है वो इसी फंक्शन के अंदर कर दिया, और ऐसी अगर मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है तो मैं इसी के अंदर तो नहीं करता रहूँगा बार बार, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में कोड रीडेबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को सॉर्टेड रखने के लिए कि यूज़र को पर्टिकुलर फंक्शन दिखाई दे और फंक्शन का कोड अलग लिखा हो, तो मैं फंक्शंस को बनाऊँगा और वहाँ पे इसका लॉजिक लिख दूँगा और यहाँ पे बस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो वहाँ पे बेसिकली जो मेजरली जो फंक्शंस हम बनाते हैं, वॉइड डेटा टाइप होता है एक, उसको छोड़ के बाकी जो इंटीजर वगैरह हो गया, वो सब हो गए, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, उनमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू कैच होती है और फिर हम प्रिंट करते हैं, अपने एग्जीक्यूशन को फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं। वो चीज़ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को लीड कोड में। फिलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखो कि जैसे इवन नंबर चेक में भी यही
सिनेरियो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को पॉज़ करके। बाकी देख लेते हैं इसको भी। इवन चेक, मेन फंक्शन बनाया। इसमें बस मेरे को चेक करना है, तो मेरे को टारगेट तो लेना नहीं है। सपोज़ करो मेरा साइज़ था कितना 5, और मैंने प्री डिफाइंड एरे ले ली एक, जिसमें सारे के सारे ऑड वैल्यूज़ भरी पड़ी हैं। जैसे सपोज़ करो 1, 3, 5, 7, और क्या है हमारा 9 हो गया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा, एक बूलियन फ्लैग ले लूँगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जहाँ पे मेरे को कुछ सर्च करना है और उसके बाद मेरे को चीज़ों को हैंडल करना है, या फिर मेरे को कुछ चेक करना है। बेसिकली जो चेकिंग वाली चीज़ है कि अगर हमें क्वेश्चन में ही चेक करके बोल रहा है और फिर कुछ एग्जीक्यूशन के लिए प्रिंट के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे बूलियन फ्लैग ज़रूर लेता हूँ। बूलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स 2 ही वैल्यू होती है। ये बस मेरे को ये इंडिकेशन देता है कि इस एरे में जब भी जिस भी फॉर लूप के बाहर जब इसको हम यूज़ कर रहे होंगे और इसकी जो करंट वैल्यू होगी, उससे मेरे को ये चीज़ पता लगेगी कि पर्टिकुलर चीज़ जो हमें चेक करनी थी, वो क्या इसमें थी या नहीं थी। सपोज़ करो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था मेरा टारगेट सर्च, उसमें अगर मेरा यहाँ पे होता 20, ठीक है? अगर मैं ये पूरा का पूरा फॉर लूप रन हो जाता, i इक्वल टू 0 से साइज़ तक 5 तक, और इसको 20 कहीं मिला ही नहीं, तो फ्लैग कभी भी ट्रू हुआ ही नहीं। उस केस में फ्लैग हमेशा मेरा फ़ॉल्स ही रहेगा, और यहाँ पे मैं चेक कर सकूँगा कि क्या मेरा फ्लैग ट्रू था या फ़ॉल्स था। अगर वो ट्रू होगा तो येस कर देगा प्रिंट, एल्स वो नो। तो इसी चीज़ के लिए कि क्या चीज़ मेरी चेक हो रही है या नहीं, तो मैं बूलियन फ्लैग का यूज़ करता हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू कर ली फॉल्स। फॉर लूप चलाऊँगा मैं कहाँ से? इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन मेरा n i प्लस प्लस। नाउ अब इफ कंडीशन में मैं क्या लॉजिक लिख सकता हूँ कि जिससे चेक हो चीज़ें। बस यही चेक करना है ना मेरे को कि इवन है या नहीं है। तो इवन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 मिल जाता है मेरे को, तो वो पर्टिकुलर नंबर इवन होगा, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। जैसे मैं 3 को 2 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर आएगा 1, और वहीं पे अगर मैं 4 को करता हूँ 2 से डिवाइड, तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 4 इवन है और 3 ऑड है। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलो को यूज़ करते हैं। सही। तो एयर ऑफ आई में मेरे वैल्यूज़ को आती जाएंगी, उसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और मेरा रिमाइंडर आ गया 0, तो पर्टिकुलर जो मेरे को वैल्यू है वो इवन मिल गई। उस वक्त मैं फ्लैग को कर दूंगा अपना ट्रू, और फिर ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि फर्दर मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्रेक का यूज़ करूंगा। ये जो ब्रेक है फॉर लूप के अंदर लिखा था, इसने सारा का सारा जो भी कंट्रोल था इससे बाहर ला देगा डायरेक्ट। यहाँ पे मैं चेक करूंगा अपने फ्लैग को कि क्या फ्लैग मेरा ट्रू है। अगर है तो मेरे को इवन नंबर मिल चुका है, यस, ठीक है। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नो, नो, ठीक है। नाउ 2 मेरा इवन है, सेम ही कोड थे दोनों ही, लेकिन बस एक बेटर आइडिया देने के लिए कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखी जाती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आगे चल के जितने भी कोड लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट वर्स्ट केस को देखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेस्ट केस में क्या है। बेस्ट केस में क्या है कि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रन हुए कोड में, 2 ही मेरा इवन है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा इवन है, और मेरे को इवन चेक करना था। फर्स्ट आई इक्वल टू 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा है, उसने डिवाइड करा 2 से और रिमाइंडर मिलकर 0, फ्लैग को कर दिया ट्रू, ब्रेक। एक ही बार चला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इस केस में? बिग ओ ऑफ 1, 1। एवरेज केस सेम चीज़ है, यहाँ पे कर दिया मैंने सपोज 14, और यहाँ पे 1, मिड में मिला है मेरा इवन नंबर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जो मेरा साइज था n डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द स्टेप्स चले ना ये एरे के, हाफ स्टेप्स चले, तो n बाई 2 हो गई। अब कॉन्स्टेंट्स को मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ 1 के केस में मैं लिख सकता हूँ बस। बाकी जितने भी जो भी कॉन्स्टेंट लिखता हूँ मैं उनको अवॉइड करता हूँ हमेशा ही। तो इसकी ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ऑफ एन के लगभग चला। ओ ऑफ एन कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर सपोज करो एन जो मेरा साइज़ है एरे का वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसका जो हाफ भी है उसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे होंगे। अगर एन ही सपोज मेरा 1 लाख होता या फिर 1 करोड़ समथिंग होता, क्योंकि लीड कोड में ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट केसेस को कवर करने के लिए इतनी इतनी लेंथ भी जाती है। उस केस में हम लॉन्ग डेटा टाइप वगैरह बहुत सारी अलग अलग फिर चीज़ें आती हैं, इस वजह से हम अप्रोक्सीमेट ओ ऑफ एन ही लेके चलते हैं इस केस में भी। वर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में सपोज करो मैंने यहाँ पे यही है मेरी एरे, मैंने कोई कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो ये सारे के सारे स्टेप्स को कवर करेगा, 1, 3, 14, 7, 9 सबके लिए फॉर लूप चलेगा। इफ वाला नहीं चला है तो कंट्रोल नेक्स्ट आइटेशन पे जाएगा ना, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होके यहाँ पे फ्लैग मेरा फॉल्स ही रहा, और उस केस में मेरा रन कर देगा क्या, एक मिनट, यहाँ पे इवन मिल गया ना 5, नो, सी मेरे को इवन नंबर था ही नहीं अगर एरे में, तो फिर आउटपुट आ गया नो।
क्योंकि इवन चेक ही करना था, उस केस में से सारे के सारे स्टेप्स चले। तो O ऑफ n हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? हमने तीनों केसेस कवर कर लिए, नोटेशंस देख ली, बेस्ट के लिए ओमेगा होती है, एवरेज के लिए थीटा होती है। इंटरव्यू पर्पज़ से इस चीज़ को याद रखना, बाकी कोडिंग के वक़्त में सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो ही जो हमारा है, वही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बिग ओ नोटेशन यूज़ होती है। दोनों क्वेश्चन हो गए, ये भी कवर हो गया। ऐसे ही मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करनी है पर्टिकुलर कोड को देखकर, उसके लिए कुछ चीज़ों को लिखा था यहाँ पे। तो 3 एग्ज़ाम्पल्स को मैंने लिखा है यहाँ पे और इनकी मदद से मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हमें किसी पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना है, ठीक है? स्टार्टिंग फ़ेज़ है, अगर बिल्कुल ही शुरुआत से पढ़ रहे हो, बिगिनर हो, तो फिर रफ़ कॉपी का ज़रूर यूज़ करना है यहाँ पे और हर कोड को जितने ड्राई रन कर सकते हो, जितनी बार आइटरेट कर सकते हो, चला के देख सकते हो, प्लीज़ उसको ट्राई करना और तभी जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आएगी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है, जब हम लॉजिक भी सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोड का, रफ़ कॉपी का घिसना उसे, ठीक है? बहुत सारे मतलब मोटी सी रफ़ कॉपी मँगवा लो और जितने पेजेज़ हो सकते हैं, जितने लॉजिक लिख सकते हो, जितना सोच सकते हो, एक-एक क्वेश्चन पे 1-1 घंटा लगाना है। क्योंकि ये मैं जितने आसानी से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे बहुत ही घंटों की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही वीडियो देख ली और सारी की सारी चीज़ें समझ ली। इस वीडियो को बनाने में भी मैंने बहुत, मेरे को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैंने भी धीरे-धीरे करके चीज़ों को सीखा है और सॉर्टेड करी है। ठीक है? तो जैसे-जैसे आप इसको सीखोगे, इनिशियल फ़ेज़ है, प्लीज़ इसको रफ़ नोटबुक में प्लीज़ घिसना अपने आप को, तब जाके मेंटली करना आएगा ये चीज़ कि तुम कहीं पे इंटरव्यू के सामने बैठे हो, इंटरव्यूअर के सामने, और वो तुम्हें नहीं देगा, रफ़ नोटबुक का पेज नहीं देगा। जो भी तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हें ऑन द स्क्रीन लिखना पड़ेगा वहीं पर ही। ठीक है? प्लीज़। तो एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं, ठीक है? फॉर लूप है सपोज़ करो, इतना देखो फिलहाल। एग्ज़ाम्पल 1 है मेरा, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। फॉर लूप है मेरा, इंट i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 तक चला और i प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन निशांत। यही कोड था, मैंने थ्योरेटिकल पहले समझाया था कि फॉर लूप चला रहा हूँ मैं 1 से लेकर 5 तक और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी निशांत, ठीक है? अब ट्रिक क्या बताई थी मैंने, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कितने स्टेप चल रहे हैं ये? लूप मेरा रन कर रहा है i इक्वल टू 1 से 5 तक, तो टोटल कितने स्टेप चल रहा है? 5। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी हो गई? O ऑफ 5। सही है? नंबर ऑफ स्टेप्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ इफ इनपुट साइज इज गिवन एज n इक्वल टू 5, अगर मेरे को यहाँ पे जो साइज है 5, वो तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। अगर वही मैं इनपुट को यूजर से ले रहा होता और वेरिएबल वो होता मेरा इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, n मेरा यहाँ पे 5 ले लो। अब मैं क्योंकि जनरल पर्पस के लिए डिफाइन करूंगा ना अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, यहाँ पे n तुम अब कोई भी वैल्यू डाल दे यूजर, चाहे वो 10 डाले, 100 डाले, 1000 या फिर 10,000, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट हो गई O ऑफ n। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? सेकंड पे आते हैं। सेकंड, फॉर लूप, हमने मैट्रिक्स के कोड में देखा था कि हम 2 फॉर लूप यूज़ करते थे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, आउटर और इनर। वहीं पे ही हमने पैटर्न प्रिंटिंग में भी देखा था, हम 2 फॉर लूप्स का यूज़ करते थे। तो उसके उसमें देख लेते हैं कि फॉर लूप जैसे सपोज़ इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा है, i प्लस प्लस। फॉर उसके अंदर एक लूप है फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा है, j प्लस प्लस। उसके बाद हमने अपना कुछ भी कोड लिख रखा है, चाहे प्रिंट हो, चाहे कुछ भी हो। नाउ इसका एक बार देखना, खुद से ट्राई करना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, क्या आनी चाहिए, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी हमारे स्टेप्स हैं, वही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आउटर लूप मेरा रन कर रहा है i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू n तक, ठीक है? इनर लूप मेरा रन कर रहा है j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू n तक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? बट फॉर ईच ith आइटरेशन इनर लूप रन कंप्लीटली फ्रॉम j इक्वल टू 0 टू j इक्वल टू n। समझ में आया कि हर एक ith आइटरेशन के लिए जो मेरा इनर लूप है वो पूरा चलेगा 0 से लेके n तक। जब मेरा i 0 था, 0 है i मेरा, कंट्रोल आया अंदर इस वाले फॉर लूप पे, इनर लूप मेरा चला j इक्वल टू 0 से n तक लेकर, 0 के लिए, 1 के लिए, ये पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल जाएगा i इक्वल टू 1 पे, फिर इनर लूप दोबारा चलेगा 0 से लेकर n तक। सिमिलरली जहाँ तक n मेरा जा रहा है, जो भी जा रहा है 5 के लिए जा रहा है, तो i इक्वल टू जब n हुआ, फिर मेरा इनर लूप चलेगा 0 से लेकर n तक, ऐसे ही कंटिन्यू है। तो हर i की वैल्यू के लिए मेरा इनर लूप पूरा चल रहा है 0 से लेकर n तक। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब मेरी फर्स्ट आइटेशन हो रही थी, i मेरा 0 था, तो n टाइम्स चल रहा था, जो इनर लूप है वो मेरा n टाइम्स चल रहा था, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई मेरी? n, O ऑफ n। जब मेरी सेकंड आइटेशन आई ऐसी, सेकंड आइटेशन आई, उसके बाद मेरा इनर लूप चल रहा है n टाइम्स, 0 के लिए चल गया n, ठीक है? फिर मेरा i अपडेट हुआ 1 होकर, i अपडेट हुआ 1, फिर मेरा इनर लूप चल रहा है n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस n हो गई, 2n हो गई। ऐसे ही मेरा i n तक जा रहा है और इनर लूप n तक चल रहा है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर n आइटेशन के लिए कितनी हो गई? n इंटू n। सही है? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोड, उसकी होगी O ऑफ n स्क्वायर। इस चीज़ को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ऐसे ही निकालते हैं।
इसी चीज़ को मैं मैनुअली देख सकता हूँ, आई मेरा 0 से n तक चल रहा है, जे मेरा जो इनर लूप है वो भी 0 से n तक चल रहा है, हर एक के लिए चलेगा, ये तो n स्क्वायर हो गई। थर्ड एग्ज़ाम्पल थर्ड एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने इंक्रीज़िंग ट्रायंगल को प्रिंट करा था ना, जिसमें हमने क्या चीज़ देखी थी कि आउटर लूप मेरा 0 से n तक चलता है और इनर लूप मेरा 0 से लेकर i तक चलता है। उसका कोड है ये। जैसे फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 से n तक चला, जे 0 से i तक चला। फिर हमारा जो भी कोड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? इसको देख लेते हैं। जब मेरा i 0 था, j मेरा रन कर रहा है कहाँ तक? 0 से लेके 0 तक। i है ना यहाँ पे, j लेस देन i लिखा हुआ है, ठीक है? अब मेरा i हुआ 1, अपडेट होके i हो गया 1, j मेरा चला 0 से लेके 1 तक। 2 है तो j चला 0 से लेके 2 तक। j रन कर रहा है 0 से लेके 3 तक, जब i मेरा 3 है। अब यहाँ पे एक पैटर्न, ये लेस देन n है, तो जब मेरा ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यू, i हुआ मेरा n-1 के इक्वल, तो मेरा j कहाँ तक रन कर रहा है? 0 से n-1 तक, सही है? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O में हम लिख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेप? 0, 1, 2, 3 प्लस 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 करके n-1, ये चीज़ देख सकते हैं हम लोग। 0 की कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हमने मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n-1, ये मेरा फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर सीरीज़ का, और जिसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लिख सकता हूँ O ऑफ n n+1/2। अब बाय 3 रूल्स वर्स्ट केस सिनेरियो में निकाल रहे हैं क्योंकि बिग O यूज़ कर रहे हैं। सेकंड था अवॉइड कांस्टेंट, अगर इसी को ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो n²/2 प्लस n/2 ये चीज़ हो जाएगी। अब अवॉइड कांस्टेंट में हाफ दोनों से हटा सकते हैं। अवॉइड लोअर वैल्यूज थर्ड रूल था, तो n/2 को हम n² में जब ऐड कर रहे हैं कोई सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करेगा, हम बिगर वैल्यू को चूज करते हैं हमेशा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n²। 3 एग्जांपल दिखाए हैं 3 डिफरेंट कोड के थ्रू। इस चीज़ को अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आई है प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। जैसे ही हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखी कि मेरा पर्टिकुलर कोड कितना टाइम ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, वैसे ही सेम चीज़ होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि मेरे कोड में मैंने मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करी है। हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग डीएसए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं तो यूज़ होती होगी ना ये चीज़ कि हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं, कंपनी में कोई भी कोड लिख रहा हूँ मैं, डेटाबेस में भेज रहा हूँ उसे, कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो वो कोड में कुछ तो यूज़ होता होगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। वो कोड को जजमेंट तो करेंगे ना वो कोड की कि मेरा कोड कितना कम टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। कम टाइम ले रहा है तो वो अच्छा कोड है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा। हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि फ़ोन है, हम सबके पास फ़ोन है, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, और अगर तुम लोग 2 ऐप्स हैं, एक ऐप बार-बार बीच-बीच में रिलोड होती रहती है, ठीक है? बहुत बहुत टाइम ले रही है। अगर तुमने कुछ भी क्लिक करा, नेक्स्ट आइकन क्लिक करा, तो नेक्स्ट पेज पे जाने पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, और दूसरी एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे तुरंत पहुँचा रही है, तो वो कम टाइम ले रही है, तो हम लोग उसी को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। सिमिलरली जब हमने उनको डाउनलोड करा, तो वो जब मेमोरी कम ऑक्यूपाई करेंगी, तो हम उसी चीज़ को प्रेफ़र करेंगे ना, उसी एप्लीकेशन को प्रेफ़र करेंगे जो सब कम से कम स्पेस ले। तो इसलिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी लेके चलते हैं साथ में। The memory space occupied by our program is considered under space complexity, also represented by using big O notation, always calculated in worst case scenario. ये भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो में ही कैलकुलेट करते हैं और बिग O नोटेशन का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने एक चीज़ लिख रखी है, ये क्या होता क्या है? ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है? ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब इन दोनों स्पेसेस की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है? स्पेस टेक्स द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम और द स्पेस टेकन बाय आवर लॉजिक। हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, जैसे सपोज करो ये मेरा प्रोग्राम है। अब 2 टाइप के स्पेसेस होते हैं कि ये मैंने अपना लॉजिक तो यहीं पे डिफाइन करा है ना, इफ कंडीशन के बाद फिर फ्लैग इक्वल टू ट्रू ब्रेक, ये मैंने अपना लॉजिक डिफाइन करा है। तो ये जो लॉजिक लिखने में मेरा जो स्पेस यूज़ हुआ है, वो आता है ऑक्सिलरी स्पेस के अंडर। और ये जो इनपुट्स हैं, ठीक है? इनपुट स्पेस, स्पेस दैट टेक्स टू स्टोर द इनपुट, जो भी मैंने इनपुट लिया है n इक्वल टू 5 एरे का जो इनपुट है, एरे डिफाइन कर रखी है। इनपुट ले को स्टोर करने में जो स्पेस काम में आता है उसको हम कहते हैं इनपुट स्पेस, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सपोज करो 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड इंट c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है? c इक्वल टू a प्लस b में मेरे को एडिशन का कोड लिखना था, 2 नंबर दे रखे थे और ऐड का कोड लिखना था बस। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या बताया? ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस क्या हुआ? लॉजिक कहाँ लिखा है मेरा? एडिशन वाला a प्लस b, यही तो लॉजिक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? वो तो 2 नंबर्स को ऐड करके एक ही नंबर बन रहा है मेरा।
सही है? नंबर्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ 1 ही होती है। इनपुट स्पेस कितना है मेरा? A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, वो भी हो गई O ऑफ 1 क्योंकि वो प्री डिफाइंड है और एक-एक ही है। सही है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस, दोनों ही O ऑफ 1 थे। एप्रोक्सीमेट O ऑफ 1 ही इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो भी स्पेस हमारा कोड ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, ठीक है? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बस लास्ट पोर्शन है और यहाँ पे जितने भी लगभग जो भी कोड्स हैं वो मैं पहले कवर कर चुका हूँ सारे के सारे। जितनी भी वीडियोज़ पहले आ रखी हैं प्लीज़ उनको ज़रूर देख लेना। और इसमें हम मैंने एक और ट्रिक लिख रखी है जो कि शायद ही कोई सिखाता होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि हायरार्की क्या है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा कोड मिनिमम से मिनिमम टाइम ले। कुछ फेमस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ उनकी हायरार्की क्या है, इन सबको और बिग ओ नोटेशन में ही ट्रीट करके देखना, ठीक है? जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में है 1 हो गई, ये होता है सबसे मिनिमम, ये होती है ऑप्टिमाइज़ 1। फिर आ जाती है log n, 1 log n अंडर रूट n n, ठीक है? उसके बाद n log n, जैसे n स्क्वायर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिखाई थी कि हर n के लिए इनर लूप चल रहा था मेरा 0 से n तक, जो एग्जांपल 2 था यहाँ पे। एग्जांपल 2 था ना यहाँ पे, इस वाले केस में मेरा n स्क्वायर थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि स्टार्टिंग वाला भी 0 से n चल रहा है और हर एक i के लिए मेरा जो j वाला लूप है वो 0 से n चल रहा है। तो n बाय n इंटू n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस केस में। ऐसे ही अगर मेरा सपोज़ करो कि आउटर लूप जो मेरा i वाला था वो मेरा n बार चल रहा होता और इनर लूप मेरा log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा होता। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया मेरा n log n। इसको मैं सिखाऊँगा जब हम इस ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट। आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ को जब कवर करेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, फिर ऐसी हो जाती है n क्यूब जब 3 लूप्स हो गए, ठीक है? 4 लूप हो गए, ऐसे ही फर्दर ऑनवर्ड चलता रहता है। फिर आ जाती है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n, 3 की पावर n, ऐसे ही सिमिलरली n की पावर n। इस हायरार्की को प्लीज़ याद रख लेना, 1 log n, रूट n, देन n, फिर n log n, n स्क्वायर, n क्यूब फर्दर ऑनवर्ड ऐसे चलता जाता है, फिर एक्सपोनेंशियल 2 की पावर n, 3 की पावर n की पावर n। ऐसी बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बट जनरल केसेस में यही होती है। तो इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद रखना, ठीक है? अब कुछ जो बेसिक मैंने यहाँ तक अब तक जितनी भी वीडियोज़ कवर करी हैं, जितने भी हमने कोडिंग के क्वेश्चंस करे हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने फिलहाल के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल एज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं, जिनको हम जल्दी से देख लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पे रह जाएँगी वो हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ टॉपिक सिखाने रह गए हैं अभी। ठीक है? ओ ऑफ 1 जो एक ही ऑपरेशन है, मिनिमल ऑपरेशन। कैलकुलेट द सिंगल कैरेक्टर एस्काई कोड। एस्काई कोड निकालना सिखाया था। मेरे को एक कैरेक्टर दे रखा है, उसका बस एस्काई कोड प्रिंट करना है। जैसे सपोज़ करो, इसको देख लेते हैं। सिंगल एस्काई मेन फंक्शन बनाया मैंने, कैर सी इक्वल टू कैपिटल ए या फिर सपोज़ करो कैपिटल एच, ठीक है? इसका एस्काई कोड प्रिंट करना है मेरे को। क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट सी को प्रिंट करता हूँ, एच आ जाएगा। अब एस्काई कोड में मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर किसी भी कैरेक्टर का एस्काई कोड मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं टाइप कास्टिंग का यूज़ करता हूँ और उसको इंट इंट से अगर मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ और फिर प्रिंट करके देखता हूँ 72, ठीक है? ए का होता है 65। ऊपर मैंने पढ़ा रखा है, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में पढ़ा रखी हैं। एक होगी 65। अब इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ 1। क्यों? कैरेक्टर प्री डिफाइंड है और इसी केस में मेरा जो सिर्फ प्रिंटिंग ऑपरेशन है, प्रिंट ऑपरेशन करने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं? एक ही लग रहा है। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मेरी? ओ ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में? इनपुट स्पेस कितना है मेरा? ओ ऑफ 1। प्रिंट करने में जो भी स्टेप्स है मेरा, उसमें कोई भी स्पेस नहीं लग रहा है, ये मैं बस डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सेम ही होगी, ओ ऑफ 1 के इक्वल, ठीक है? फर्स्ट हो गया। सेकंड, काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, लॉग एन। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसे कहते हैं? अगर मैं हर स्टेप को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई भी लूप चला रखा है और कोई नंबर है मेरे पास, जैसे सपोज करो 2, ठीक है? या फिर मेरे पास नंबर है 10 और मेरे पास इनपुट था n 123। अब 123 में कुछ भी अपने लॉजिक को लिखने के लिए मैं एक कांस्टेंट नंबर से हर आइटरेशन में उसको डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे अगर मैंने 123 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं हर बार, या फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं हर बार, हर स्टेप में, तो मैं उस केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n आती है, क्योंकि मैं अपने जो भी मेरा इनपुट है n, उसको एक ही कांस्टेंट नंबर से रिड्यूस करता जा रहा हूँ हर स्टेप में, ठीक है?
ध्यान रखना इस चीज़ को कि लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कब लेते हैं। इसको हम बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स में देख सकते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन करेगा, काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ये चीज़ भी हमने इसका कोड पहले देख चुके हैं, लिख लेते हैं कोई नहीं दोबारा। काउंट ऑल डिजिट, ठीक है। मेन मेन क्लास बनाई, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मेन क्लास बनाई। नंबर है सपोज मेरे पास 123। वाइल लूप चलाता हूँ मैं, एन मेरा नॉट इक्वल टू 0। लास्ट डिजिट निकालने के लिए मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 10 से, मॉड्यूलो लेकर, और n को अपडेट करता हूँ n डिवाइडेड बाय 10 से, क्योंकि लास्ट नंबर नहीं चाहिए होता मेरे को, बाकी का बचा हुआ नंबर चाहिए होता है। और यहाँ पे मैं अपना लॉजिक लिख लेता हूँ, जो भी मेरा लॉजिक है, ठीक है। इसका टेम्पलेट मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, और मेरे को काउंट निकालना है, तो काउंट वेरिएबल मैंने एक इनिशियलाइज कर लिया, सही है। लॉजिक क्या है मेरा, एक एक नंबर यहाँ पे आता जाएगा, उस हिसाब से मैं अपने काउंट को प्लस करता जाऊँगा, बस प्लस ही तो करना है, क्योंकि नंबर तो एक एक ही प्रोसेस हो रहा है ना, हर हर आइटेशन में एक एक नंबर ही प्रोसेस हो रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ अगर काउंट को, आउटपुट 3 आना चाहिए, 3। यहीं पे अगर मेरा डिजिट होती 4 6 7 8 9 6, सही है। ये हो गया लॉजिक। अब यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग इन क्यों है। मैंने क्या बोला था कि लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आती है जब मैं अपने इनपुट को एक कांस्टेंट नंबर से हर आइटरेशन में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने अपना एन मेरा 123 था, यहाँ पे 123 था, तो मैंने, ऐसा नहीं है कि 123 को मैं 0 से 0 तक लेकर गया एक-एक करके। 123 स्टेप्स नहीं चले मैंने यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने अपने एन को, जो भी मेरा 123 था, उसकी लास्ट डिजिट हटाई 10 से डिवाइड करके, ठीक है। मेरा 123 को जब मैंने डिवाइड करा 10 से, तो वो बन गया 12, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट आइटेशन में 12 को डिवाइड करा 10 से, फिर वो बन गया 2। फिर मैंने 2 को डिवाइड करा नेक्स्ट आइटेशन में 10 से, फिर वो बन गया 0। ऐसे करके मैंने 3 ही आइटरेशन करी बस, कांस्टेंट नंबर 10 से इसको डिवाइड करा। तो इस केस में मैंने अपनी इनपुट्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने सारा चलाया हो 123 के लिए, फिर 22 के लिए, 121 के लिए, ऐसे करके 0 तक आया हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैंने बस 3 या 4 स्टेप में ये चीज़ कवर कर ली। ऐसे केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लॉग एन होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे मैंने कोई खास स्पेस लिया नहीं है, बेसिक आइट्रेशन है ये तो, और सिर्फ एक इनपुट स्पेस लिया है ओ ऑफ 1। ये भी, ये जो मैनिपुलेशन है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं लिया है, तो ऑक्सिलरी स्पेस यहाँ पे ओ 1 ही है मेरा। सेम सिमिलर केस इसमें है, क्योंकि मैं इनपुट के साथ ही छेड़खानी कर रहा हूँ। तो काउंट इक्वल टू 0 जो इनपुट स्पेस था मेरा ओ ऑफ 1 ही था, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरी यहाँ पे ओ ऑफ 1। नाउ चेक नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जैसे 2 की पावर अगर 2 है, किसी की भी पावर 2 कर लेते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना। 4 हो गया मेरा, 4 का रूट करूँगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। 9 का अंडर रूट करूँगा 3 मिल जाएगा। 16 का हो गया 25, 36, ये सारे मेरे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो मेरे को यही चेक करना है कि मेरे को कोई नंबर दे रखा है, और मेरे को वो चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हो गए मेरे 4, 9, 16, और क्या हो गया 25, फिर 36। इन सब का अंडर रूट करूँगा मैं, तो 4 का हो गया 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का, और क्या हो गया मेरा 6, ठीक है। यही लॉजिक लिखना है बस। 05 चेक परफेक्ट स्क्वायर। मेन फंक्शन बनाया, इंट एन है मेरे पास, सपोज करो 36। अब 36 परफेक्ट स्क्वायर है मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका अंडर रूट करने पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 6 इंटू 6, 6 की स्क्वायर लिख देंगे, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है ना, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 6। तो कैसे कर सकते हैं, क्या मेरे को 1 से लेकर 36 तक चलाना चाहिए, 36 तक मैं चलाऊँ, हर एक 1 से लेकर 36 तक जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर करके अगर मैं इससे कंपेयर कर लूँ, तो किसी का भी स्क्वायर अगर इसके इक्वल आ जाता है, तो मेरे को डायरेक्ट पता लग जाएगा ना कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे सपोज इंट आई इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ठीक है। और वाइल लूप में मैं क्या लेता हूँ कि मेरा आई इंटू आई जो भी है आई का स्क्वायर, जब तक वो लेस देन इक्वल है मेरे एन के जो भी गिवन नंबर है, तब तक लूप चले। इसमें मैं कंडीशन लिख दूंगा, मेरा इफ़ आई इंटू आई इक्वल इक्वल है किसके, इक्वल इक्वल है मेरे एन के, तब तो क्या करो,
एक फ्लैग लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि चेक कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। बुलियन फ्लैग ले लिया फॉल्स, तब कर दो मेरे फ्लैग को कर दो ट्रू, और कर देना ब्रेक, और आई को तो प्लस प्लस कर ही देना। और इसके बाद मैं चेक करूँगा, इफ़ मेरा फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट कर देना यस, एल्स में प्रिंट कर देना क्या, नो, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं समझाता हूँ, रुको। छोटा नंबर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो ले लिया मैंने 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। आइट्रेशन देखना, ठीक है। आई मैंने 1 से चालू कर रखा है एक नंबर। मैंने क्या करा, मैंने वाइल लूप चलाया कि वाइल मेरा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब तक वो लेस देन है मेरे किससे, 4 से, तब तक ये लूप चले, इनसाइड वाला। इसमें मैंने फिर इफ कंडीशन डाल दी कि किसी 1 से लेकर 4 तक जो भी नंबर आएँगे उनका स्क्वायर अगर इस नंबर से मिल जाता है, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है? क्या मेरा ये कंडीशन चलेगी, 1 मेरा इक्वल है 4 के? नहीं है, नहीं चलेगी, तो इफ वाला नहीं चलेगा, डायरेक्ट आई मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, क्या हो जाएगा इसका 2। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, सही है। क्या मेरा 4 इक्वल है 4 के? आई स्क्वायर 4 के इक्वल है, सही है। फ्लैग को कर देगा ट्रू, ब्रेक। यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली। सिमिलरली अब यहाँ पे सपोज कर दो मेरा होता है 36। 36 में एक बार खुद से ट्राई रन करके देखो, क्योंकि ये है परफेक्ट स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर नंबर का स्क्वायर चेक कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये नंबर किसी का भी स्क्वायर मिल गया, जैसे ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और अंडर रूट के अंदर जो भी है ये मेरा, एक मिनट, एक मिनट, अंडर रूट के अंदर 36 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6, 6 के स्क्वायर को, तो दो चीज़ें लिखी हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो बाहर 6 आ जाएगा। अगर मेरे को ऐसे डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा है तो 36 मेरा जो है ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस यही चीज़ चेक करनी थी। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करके हर नंबर का स्क्वायर लेते जा रहा हूँ, और जहाँ मेरे को स्क्वायर इसका ज़्यादा हो गया, 36 से एक्सीड हो गया इसका स्क्वायर, वहाँ पे ये व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। फ्लैग फॉल्स है तो वहाँ पे ये नो कर देगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 24 ले लिया सपोज, नो, 24 नहीं। तो मैंने हर नंबर का स्क्वायर लेते हुए चेक करी है इस चीज़ को। तो इस बार में हर आइट्रेशन में मैं हर नंबर का स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है? तो भी मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कम ही लग रहे हैं। इसी वजह से मेरी जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इस केस में, वो हो गई अंडर रूट एन, ठीक है? अंडर रूट एन हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि मैंने हर स्टेप में क्या करा है कि नंबर जो आई है मेरा, उसका स्क्वायर को कंपेयर करते चल रहा हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं 1 से लेके 24 तक स्टेप्स ले रहा हूँ, 24 को चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया, वो है, नहीं है। 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया। अब एक कंडीशन आएगी, जैसे 5 हो गया, जब ये इक्वल टू 5 हुआ, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 25 लेस देन इक्वल टू 24 है, नहीं है, तो व्हाइल लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। व्हाइल लूप आगे चलेगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई व्हाइल लूप वाली। फिर ये आ जाएगा इफ में, इफ फ्लैग फॉल्स है तो फिर ये नो प्रिंट कर देगा एल्स में आकर। सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओ ऑफ एन हमारी सिंपल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि लीनियर लूप चल रहा है। जैसे एक नई क्लास बनाई हमने, प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स। मेन क्लास डिफाइन करी यहाँ पे, और स्ट्रिंग जैसे मेरे को सपोज दे रखी है एस, और उसमें लिख रहा है हेलो, ठीक है? मेरे को बस इसके कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। फॉर लूप चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस। कैर सी एच में कैर एट यूज़ होता है, एस डॉट कैर एट पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए टी स्मॉल आएगा, सिर्फ ए कैपिटल होता है। और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा अपने सी एच को, सी। बिल्कुल लीनियर लूप है, 0 से लेके एस डॉट लेंथ तक ही चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई इस केस में, ठीक है? ऐसी स्क्वायर पैटर्न की स्क्वायर का कोड मैंने यहाँ पे सिखाया भी था। ये वाला जो मेरा है ना, ये एग्जाम्पल 2, ये स्क्वायर पैटर्न नहीं है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। ऐसे केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। स्क्वायर पैटर्न, मेन क्लास बनाई, एन दे रखा है 5। मेरे को स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना है। फॉर लूप चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस
ऐसी अंदर फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे जे लेना पड़ेगा, सेम इंडेक्स हो गया ना, जे प्लस प्लस। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कर देता हूँ, एल एन यहाँ से हटा देते हैं, स्टार को स्पेस और एक नेक्स्ट लाइन सी, ये हो गया स्क्वायर पैटर्न। इस केस में मेरा फॉर लूप जो है आउटर लूप चल रहा है 0 से n तक, और इनर लूप भी चल रहा है मेरा 0 से लेकर n तक हर ith आइट्रेशन के लिए। तो इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ बेसिक पोर्शन कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बेस्ट केसेस सीखे, वर्स्ट केस सीखा, और कुछ ट्रिक्स भी सीखी कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है किसी भी प्रोग्राम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग हर कोडिंग क्वेश्चन का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को बेटर आइडिया मिले कि किसी भी पर्टिकुलर कोड के कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल if you like this video and to find it helpful. Thank you.